जब मैं पहली बार यूनिफॉर्म पहन के घर गया था और माता जी ने मुझे देखा था यूनिफॉर्म में, तो उनका जो रिएक्शन आया था वो इतना ज़्यादा वायरल हुआ यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कि बड़े बड़े सीनियर IPS IAS ऑफिसर्स अपने ट्विटर हैंडल पे उसको शेयर किया था और वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। इतना मेरे दिमाग में था कि हाँ मेरे पिताजी मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे, यहाँ बहुत मेहनत से पैसे आ रहे हैं तो मुझे कुछ करना है। और उससे मेरे दिमाग में आया कि किशन कुछ तो करना पड़ेगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, मैं 6 महीने तक फोन ऑन नहीं किया। अच्छा, रेड के दौरान कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जो हमें बता सके, कोई फनी चीज या कोई बहुत ड्रामेटिक? वो एक पॉलिटिशियन की बेटी थी, अब पता नहीं क्या हुआ, अचानक से उनने पूरा डंडा वंडा सब स्टार्ट कर दिया, गाड़ियां पंचर कर दी, ये वो। वहाँ के लोकल SP को फोन किया और वो गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, कोई पीछे से कोई आगे से 4-5 लोग मिलकर ऐसे हिला रहे हैं। बोलगा हम गाड़ी चला रहे हैं, उसी में 1-1.5 किलोमीटर तक हम गाड़ी को पंचर पे लेके भागते रहे। अभी आपकी सैलरी कितनी ग्रोस, और आपने CGL के फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने GST इंस्पेक्टर में सिलेक्शन ले लिया? मेरे टाइम पे क्या था कि मैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। जो मेरे बड़े थे, जो मेरे से एक्सपीरियंस थे, आप जैसे टीचर्स जो थे, जो बताते थे कि हाँ ये करना है, तो मैं उस चीज पे बिल्कुल स्टक रहता था। सुबह उठ के 6 बजे मैं सीधे मॉक टेस्ट ही लगाता था। कभी बीच वाले लोग से, इन द सेंस जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनसे कोई गाइडेंस ना लो। जेन्युइन पॉइंट। हम कितनी भी मेहनत कर ले रहे हैं लेकिन मैथ मजबूत नहीं हो पाता। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप बहुत बच्चों को पीछे छोड़ रहे हो। हर एक क्वेश्चन में आप 2 से 3 सेकंड बचाते हो और 25 क्वेश्चन में आपके पास लगभग 70 से 80 सेकंड बचते हैं। अच्छा, गर्लफ्रेंड पहली बार कब बनाई थी? क्लास 8th में तो मैथ और साइंस दोनों में फेल हो गया था। पढ़ाई में मन लगता नहीं था क्योंकि घर से दूर था। तो 3 महीने तक पिताजी ने बात नहीं की थी मुझसे। रिजल्ट के बाद बात किया था उन्होंने उससे। लेकिन मेरे मैथमेटिक्स में 8th में फाइनल्स में 98 मार्क्स थे। नाइस। वो कहने वाली बात है कि सितारे आसमान में नहीं, कंधों पे भी चमकते हैं। चीर के दीवारें, कुरेद के किवाड़े, खोद के निकाले गड़ा है जो है तिजोरियों में या बंद बोरियों में, खुफिया कहीं पे पड़ा है जो बदलाता है काले धंधों। मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। देखिए, जब बच्चे का सिलेक्शन होता है ना SSC CGL में, और जब वो पोस्ट प्रेफरेंस भरता है तो बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करता है, और आज उन्हीं में से एक गलती का आपको यहाँ खुलासा भी देखने को मिलेगा। मेरे बच्चे एक्साइज इंस्पेक्टर, जिसे हम GST इंस्पेक्टर कहते हैं, 2004 या 5 बैच के बच्चे, लखनऊ जोन के बच्चे आज तक भी GST इंस्पेक्टर से सुपरिटेंडेंट नहीं बने। 20-20, 22-22 साल हो गए। वहीं गुजरात कैडर की बात करें तो करीबन 11-12 साल हो गए हैं इंस्पेक्टर से सुपरिटेंडेंट बने। दिल्ली में भी 11-12 साल का समय लग रहा है GST इंस्पेक्टर से सुपरिटेंडेंट बनने में। वहीं मेरे दोस्तों, चेन्नई जोन की अगर हम बात करें तो 4थे साल में लगभग GST इंस्पेक्टर से सुपरिटेंडेंट बन जाते हैं। और आज मेरे साथ एक ऐसा ही बच्चा है, चेन्नई जोन का है, GST इंस्पेक्टर है, रहने वाला है UP वाराणसी का, है ना, गाजीपुर जिला है, और जो नगर है उसका नाम क्या है? दिलदार नगर। दिलदार नगर का है। तो किशन नाम है भाई का। स्वागत है आपका किशन भाई। और ये चश्मा किशन का ही है, उसके चश्मे से स्वागत है। वैसे तेरे पे अच्छा लगेगा। ठीक है। और बड़ी अच्छी चीज है कि मतलब अब गुप्ता लोग जो हैं वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, और तेरे जैसे हट्टे कट्टे 6-6.5 फीट हाइट के लड़के। तो किशन, अपने बारे में कुछ बता भाई। सर, सारी जो बचपन की पढ़ाई हुई है घर से बाहर ही हुई है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, दिलदार नगर वो गांव था बिल्कुल, वहाँ स्कूल था नहीं। और मेरी माता जी का सपना था कि मेरा बच्चा स्कूल बस में पढ़ने जाएगा स्कूल क्या, तो मुझे बनारस भेज दिया गया पढ़ने के लिए। और सारी पढ़ाई लिखाई मेरी बनारस से हुई, स्कूलिंग, कॉलेज, एवरीथिंग। स्पोर्ट्स में था ज्यादा एक्टिव मैं, लेकिन ग्रेजुएशन 2nd ईयर में ऐसा लगा कि स्पोर्ट्स की तरफ तो जा नहीं रहे हैं कुछ, और BSc के बाद कहीं नौकरी मिलने वाली नहीं है। तो मेरे भैया हैं, कजन एक, वो ऑडिट ऑफिसर है कैग में। अच्छा। तो उसकी लाइफस्टाइल को देख के मुझे लगा कि यार अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा गाड़ी वाड़ी में घूमता है, बढ़िया। मैं उसको पूछा कि भैया कौन सा एग्जाम देना है, क्या करना है, तो उसने पूछा तेरा मैथ्स कैसा है? मैं बोला कि ठीक ठाक ही है, हो जाता है। कहता ठीक है, CGL की तैयारी कर ले और ये मिल जाएगा। फिर वही सर, 2nd-3rd ईयर में मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर चीजें देखी, और अभी मैं बोल दूं, एक मेरे पास 2 चीजें हुआ कर रही थी मैथमेटिक्स के लिए। एक लाल किताब और एक लाल कॉपी भी थी। ये दोनों स्टार्टिंग में 3rd ईयर में ले ली थी मैंने जब, और उसके बाद उसी पे करता करता 3rd ईयर के बाद सर हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था। तो ये वाली क्या कहानी थी कि क्लास 8th में तो मैथ और साइंस दोनों में फेल हो गया था? सर, ये भी एक कहानी है। कहानी ऐसी है कि जब मैं वापस शहर में आया पढ़ने के लिए तो CBSE बोर्ड में एडमिशन करा दिया गया। और वहाँ अच्छे अच्छे घर के बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। हम तो गांव से आए थे बिल्कुल, जहाँ हम बोरा लेके जाते थे पढ़ने। और वहाँ पे मैं कोप अप नहीं कर पा रहा था उनके साथ। अच्छा। मैं बुली भी बहुत होता था, मुझे मारते थे आके
जब टिफिन होता था ना तो मुझे आके लोग मारते भी थे कि ऐसा वैसा, मतलब अजीब सी थी कहानियां वो तो। पढ़ाई में मन लगता नहीं था क्योंकि घर से दूर था, बिल्कुल ट्रॉमेटिक सा बचपन हो रखा था एकदम। और लगातार हर समय मैथ्स में फेल, साइंस में फेल, सोशल साइंस में फेल, बस मैं इंग्लिश और हिंदी में पास होता था, बाकी सब सब्जेक्ट में फेल रहता था। तो यार फिर ये 8वीं क्लास में मैथ साइंस में फेल होने से लेके और ये जीएसटी इंस्पेक्टर तक का सफर, सर एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। 2010 में दिसंबर की बात थी और यही रिजल्ट आया था मेरा हाफ ईयरली क्लास 8 का, जिसमें मैं मैथ्स में 10 मार्क्स पाया था 50 में से। अच्छा। और जहाँ तक कि मेरे पिताजी की जॉब की बात है तो बहुत देर में हुआ, उससे पहले तो मतलब बहुत ही ज़्यादा लो मिडिल क्लास से थे। कभी पापा फ्रूटी बेचते थे, कभी केरोसिन ऑयल बेचते थे, तो उसी से धीरे धीरे जीवन यापन अपना चल रहा था। फीस बेचते रहा करते थे वो बनारस में। एक दिन मम्मी ने फोन किया कि भाई जाओ, तुम्हारी मम्मी यहाँ से मर गई तुम्हारे लिए। अच्छा। ऐसा मतलब बहुत ही ज्यादा था। पापा ने कहा कि अगर 8th में फाइनल्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो तुम चुपचाप घर वापस चले आना, फिर जो हम कर रहे हैं हम साथ में मिलकर करेंगे। उस समय वही होता है ना सर कि कोई ऐसा इंसान मिल जाता है आपको। एक हमारे संदीप सर थे, मैथमेटिक्स पढ़ाते थे वो, उनको मैंने बातें बताई, सर मुझे मैथ्स नहीं आ रहा, ये वो ऐसा वैसा है। उन्होंने मेरे साथ पर्सनली मेहनत की सर लगभग 3 महीने तक। अच्छा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक। और आप बिलीव नहीं करोगे सर, मैं हमेशा से एवरेज 20 रहा हूँ, 60-65% ही आए मेरे, उससे ज़्यादा कभी नहीं आए। लेकिन मेरे मैथमेटिक्स में 8th में फाइनल्स में 98 मार्क्स थे। नाइस। फेल होने के बाद? हाँ, 8 में मेरे 98 मार्क्स थे और मेरा परसेंटेज 62-63 रहा होगा। लेकिन टॉपर से ज्यादा था, टॉपर के 92 मार्क्स थे उसमें मैथ्स में, मेरे 98 मार्क्स थे। ब्रिलियंट। कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा, जिस दिन मेहनत करनी शुरू कर दो उसी दिन से आपकी किस्मत बदलनी शुरू होती है। 3 महीने तक पिताजी ने बात नहीं थी उससे, रिजल्ट के बाद बात किया था उन्होंने उससे। तो जो सिलेक्शन हुआ वो कौन से साल में हुआ? सर मेरा बैच तो 19 है, लेकिन वो जो कोविड और केस वैसे चल रहा था आपको पता है सर, तो हमारी ज्वाइनिंग 2023 में हुई। अच्छा, ज्वाइनिंग 2023 में। लेकिन उससे पहले सर मैं 2 जगह और काम कर चुका था। एक तो बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर था मेरा, ऑल इंडिया 300 आया था सर, CPO 19। नाइस यार। अच्छा। और उसके बाद सर फिर आईवी में एसए में क्वालिफाई किया, एसए में रहा, फिर कुछ दिन बाद ACIO में हो गया, फिर IB ACIO में रहा 2 साल तक। अच्छा किशन, मुझे एक चीज बताना यार कि आपके अगर देखें तो लगभग 60% के आसपास ही स्कोर रहा स्कूलिंग टाइम पे, हमेशा से, है ना? और आपने CGL के फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने जीएसटी इंस्पेक्टर में सिलेक्शन ले लिया। जी। तो आपके हिसाब से कौन कौन सी ऐसी चीजें रही जिसकी वजह से ये सब संभव हो पाया कि एक एवरेज स्टूडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में CGL में सिलेक्शन ले लेता है? सर मेरे हिसाब से मेरे टाइम पे क्या था कि मैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। जो मेरे बड़े थे, जो मेरे से एक्सपीरियंस थे, आप जैसे टीचर्स जो थे, जो बताते थे कि हाँ ये करना है, तो मैं उस चीज पे बिल्कुल स्टक रहता था। ऐसा नहीं कि अगर 4 लोग 4 तरह की चीजें बता रहे हो तो मैं उससे कंफ्यूज हो जाऊँ कि नहीं मैं ये भी कर लेता हूँ वो भी कर लेता हूँ। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज फोकस थी कि भाई पेपर रिपीट होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। अगर मैं 80% भी पूछे जा रहे हैं तो 80% तो मैं तैयार रखूं, अपना पूरा रखूं। जेन्युइन बात है। हाँ, तो उन 80% के ऊपर मैं अपना कमांड करके रखा रहूं, और जो 20% इधर उधर से आएंगे उनको तो हम 20 में से 10 तो कर ही लेंगे आराम से। फिर भी हम 90% तक पहुंच जा रहे हैं और 90% में सिलेक्शन आराम से हो जाता है। तो मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। और एक बहुत सारे बच्चे, इसी सवाल से मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे मेरे पास जैसे आते हैं पॉडकास्ट में और वो कहते हैं कि सर जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ कि सर 6 महीने की तैयारी में सिलेक्शन लिया, लेकिन हमने उस 6 महीने में हमने बिल्कुल अपने आप को हर जगह से काट लिया जी। और हम केवल इसी चीज पे लगे रहे। तो आपका कैसा रहा ये टेन्योर? सोशल थे या सब कुछ, मतलब डिस्ट्रैक्शन छोड़ छाड़ के एक ही जगह? नहीं, बिल्कुल एक जगह पे था सर। एक छोटा सा इंसिडेंट और मैं शेयर करूंगा। मैं यहीं पे पहली बार मुखर्जी नगर में आया था तैयारी करने के लिए। अच्छा। और मॉक टेस्ट दे के निकला, 50 नंबर आए थे मॉक टेस्ट में। 3 महीने बीत चुके थे मेरे लाइफ के यहाँ पे तैयारी में, और इतना मेरे दिमाग में था कि हाँ मेरे पिताजी मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे, यहाँ बहुत मेहनत से पैसे आ रहे हैं, तो मुझे कुछ करना है। उस दिन मैं बहुत ही हताश था। मतलब मैं मुखर्जी नगर से बत्रा से निकल के मैं वजीराबाद जा रहा था पैदल। हाँ। और उससे मेरे दिमाग में आया कि किशन कुछ तो करना पड़ेगा। और मैंने एक ही डिसीजन लिया कि घर जाते ही मैं मोबाइल स्विच ऑफ कर दूंगा, क्योंकि उस समय मुझे ऐसा लगा कि मैं मोबाइल से बहुत ज्यादा परेशान हो रहा हूँ। और टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, मैं 6 महीने तक फोन ऑन नहीं किया। 6.5 महीने लग गया। 6.5 महीने तक वो फोन बंद ही पड़ा रहा। नाइस यार। वो नहीं ऑन किया मैंने 6 महीने। और मुझे लगता है कि वो मेरे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने डिसीजन लिया था वहां पे। और आज के टाइम में फोन सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन की वजह, लेकिन बच्चों की एक मजबूरी ये भी है कि वो पढ़ते भी फोन से ही है। सर ये तो बात मैं आपको यहाँ पे, लेकिन उसका एक तरीका है दूसरा। सर हर एक चीज का अपना प्रोस एंड कॉन्स है, और आपका कॉन्साइंस क्या कह रहा है ये जानना जरूरी है। जरूरी है। आप अगर आपके पास 2 घंटे वीडियो देखने के लिए भी है जो आप पढ़ा रहे हो मैथमेटिक्स,
आपके पास 2 घंटे पिक्चर देखने के लिए भी है जो आपको एंटरटेन करेगा, लेकिन आपको अपने लक्ष्य तक कौन पहुंचाएगा ये आपको डिसाइड खुद करना होगा। जेन्युइन। कि आपके अंदर डेडिकेशन होना चाहिए, तभी वो आप मोबाइल का सही यूज कर सकते हैं। अच्छा, आपके हिसाब से, क्योंकि आपका एवरेज रहा स्कूलिंग टाइम पे, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपके हिसाब से कौन कौन से वो पॉइंट हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि सर हम कितनी भी मेहनत कर ले रहे हैं लेकिन मैथ मजबूत नहीं हो पाता या मैथ में अच्छे नंबर नहीं आ पाते। तो ऐसे टीचर तो हम अपनी ऑब्जर्वेशन बच्चों को बताते ही हैं जो हमें ठीक लगता है, लेकिन हमें भी स्टूडेंट लाइफ से गुजरे बहुत साल हो गए, तो आप शायद ज्यादा उस चीज को इंडिकेट कर पाएंगे कौन कौन सी वजह होती है। एक बच्चा बार बार कमेंट करता रहेगा कि सर मैथ को ताकतवर कैसे बनाए, मैथ को ताकतवर कैसे बनाए, सर मैथ समझ नहीं आ रहा, क्या करें। तो ऐसी चीजों को आप कैसे सजेस्ट करना चाहेंगे? सर जैसा कि मैं तो बच्चों को प्रॉपरली गाइड करता हूँ और विजार्ड ऑफ मैथमेटिक्स ही फैट के हुए हैं, तो फिर मैं क्या ही बोलना है। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से एज ए स्टूडेंट और एज ए एस्पिरेंट मैं क्या बोलता हूँ बच्चों को कि सबसे पहले अगर आपको अपना मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करना है, सबसे बड़ा फैक्टर है सर आपका कैलकुलेशन स्पीड। नाइस। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप बहुत बच्चों को पीछे छोड़ रहे हो। हर एक क्वेश्चन में आप 2 से 3 सेकंड बचाते हो और 25 क्वेश्चन में आपके पास लगभग 70 से 80 सेकंड बचते हैं, लगभग 1.5 से 2 मिनट होता है, उसमें आप 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जेन्युइन बात है। तो कैलकुलेशन स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग सर, आपकी रीडिंग स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। अगर 3 लाइन का क्वेश्चन आपको 3 बार पढ़ना पड़ जाए तो 2 मिनट तो ही चले जाएंगे आपके। जेन्युइन, ये प्रॉब्लम हम भी बताते हैं। सेकेंड थिंग सर, थर्ड थिंग आपको मैं ये कहता हूं उनको कि भाई तुम डिसाइड करो कि तुम्हें किस क्वेश्चन को करना है। जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था सर कि मुझे नंबर सिस्टम और टाइम एंड डिस्टेंस इन दोनों चैप्टर्स में मैं हमेशा फंसता था। तो मेरे दिमाग में बिल्कुल ये स्टक था कि भाई अगर तुम्हें क्वेश्चन दिख गया कि नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है या टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तुरंत स्किप करना है, वहां रुकना ही नहीं है, चाहे वो कितना भी इजी क्वेश्चन हो। क्योंकि अगर मैं वहां रुका और फंसा तो कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन हो जाएगा। इससे अच्छा वहां से निकल जाओ। तो स्किपिंग मेथड भी बहुत जरूरी है अगर आप कंप्लीट पेपर को पूरा करना चाहते हो तो। बिल्कुल। एक और तरीका मैं अपनाता था सर कि मैंने फिक्स करा था कि पहले एक बार में 1 लाइन वाले क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसके बाद वापस आके डिसाइड किया रहूंगा कि 2 लाइन वाले क्वेश्चन कौन कौन से सॉल्व करने हैं, 3 लाइन वाले क्वेश्चन कौन कौन से सॉल्व करने हैं, सबसे लास्ट में करूंगा जिसमें मुझे ज्यादा टाइम लगेगा। मैं इस चीज को करता था। तो फर्स्ट गो में मेरे आराम से 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन बन जाते थे। और जहां तक आप तो सर जानते ही सब कुछ कि 25 क्वेश्चन अगर मैथमेटिक्स का पूछा जा रहा है तो कितना भी टफ पेपर हो उसमें से मैक्सिमम 5 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो आपको फंसा सकते हैं। जेन्युइन पॉइंट है। 5 क्वेश्चन ज्यादा नहीं होंगे जो आपको फंसा सकते हैं। बिल्कुल। अगर आपके पास 20 क्वेश्चन आप 1 गो में करते हो 40 सेकंड भी लगा के, तो आप कितने सेकंड में 800 सेकंड में पूरा कर दिए। मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 15 मिनट में 20 क्वेश्चन कर सकते हो। जेन्युइन पॉइंट है। आपके पास 5 क्वेश्चन बच रहे हैं, अगर आप उनको 1.5 मिनट भी लगाते हो तो भी आप आराम से 10 मिनट में 5 क्वेश्चन कर सकते हो। जेन्युइन। आधे घंटे में 25 क्वेश्चन इजीली किया जा सकता है, लेकिन आपको उसका प्लान होना चाहिए। आपको कैसे करना है, कहाँ रुकना है, कहाँ स्किप करना है, ये सब आपको सीखना होगा। सब कुछ मॉक टेस्ट से ही आएगा। बिल्कुल। जितना प्रैक्टिस आप करेंगे। जेन्युइन। देखो, इस बच्चे ने 3-4 चीजें बड़ी अच्छी बताई जो थोड़ी सी नई भी और हर एक बच्चे को जाननी चाहिए कि किसी भी बच्चे के अगर मैथ में स्कोर नहीं बढ़ रहा है या मैथ बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं और उन कारणों को आपको समझना होगा। देखिए, सबसे पहली चीज जो इस बच्चे ने बताई कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि कैलकुलेशन स्पीड अगर आपकी अच्छी है या ऑप्शन से चीजों को तोड़ना अगर आपको आता है तो 2-3 सेकंड ही नहीं, बहुत सारे सवालों में आप ऑन एवरेज कम से कम 10-10, 12-12 सेकंड आप बचाएंगे। और मैं यहाँ आपको ये भी सलाह दूंगा कि केवल मॉक टेस्ट करते रहने से स्कोर नहीं बढ़ेगा। आप कोशिश करिए कि उन मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन अगर कोई टीचर करा रहा है तो वो जिस तरीके से वो सॉल्यूशन करा रहा है, वो जिस तरीके से ऑप्शन से चीजों को ब्रेक कर रहा है, उन चीजों को धीरे धीरे अपनी हैबिट में डालिए। और अगर ऑन एवरेज आप 5 सेकंड भी एक क्वेश्चन में बचाने लग रहे हैं और आप ऐसा करते करते 20-25 सवालों में आप इस टेक्निक को फॉलो कर गए तो आप समझिए लगभग 100 सेकंड आपका बचेगा। यानी वही 1.5 से 2 मिनट के दायरे में आप अपना समय बचा लेंगे और उस 1.5 से 2 मिनट में आप 2-3 सवाल इजीली कर पा रहे होंगे। तो पहली चीज ये कि कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी हो। कैलकुलेशन स्पीड केवल प्रैक्टिस से आती है और प्रैक्टिस साथ के साथ ऑप्शन से खेलना सीखिए। टीचर कैसे ऑप्शन को ब्रेक करता है उन चीजों को बहुत गहनता से देखिए। मैं खुद, अब जैसे यूपीएसआई का भी इस समय मॉक टेस्ट चल रहा है तो मैं उसका रोज डिस्कशन कराता हूं, तो मैं खुद सोल्व करते हुए देखता हूं कि 4-5 कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन के इतने जानदार हैं जो हर बार आते हैं। जैसे जीरो वाला है ना, जीरो लास्ट में कितनी आ रही है, वो ऑप्शन से बहुत जगह फाइट करने में मदद देता है ना। डिविजिबिलिटी रूल हुआ, डिजिटल सम, बहुत जगह हेल्प करते हैं। दूसरा जो बेसिक कैलकुलेशन है, कुछ सवाल आजकल ऐसे आ जा रहे हैं जो इस भाई ने बोला कि 25 में से
खूब हद कर लेंगे ना तो मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 सवाल ऐसे हो सकते हैं जो मोस्ट डिफिकल्ट इन टर्म ऑफ कैलकुलेशन हो। बिल्कुल। तो आजकल ऐसे सवाल आ रहे हैं, उनको भी करने के लिए जरूरी है कि आप अपनी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस बार बार करते रहें, रोज उस चीज को प्रैक्टिस में डालते चले जाएं। तो पहला चीज है कैलकुलेशन। दूसरा इसने बोला रीडिंग। बहुत बार बच्चे के साथ क्या होता है कि वो एक ही सवाल को ना 4-5 बार पढ़ता है तो उसको समझ में आता है कि लैंग्वेज क्या कह रही है। तो इसका मतलब उसका मिसिंग ये कॉन्सेप्ट है कि उसने लैंग्वेज को रीड करना अभी नहीं सीखा है। जब हम छोटे थे तो हमें भी यही सिखाया जाता था कि समझ नहीं आ रहा तो कोई नहीं 2-3 बार सवाल पढ़ो, लेकिन आप प्रैक्टिस करते वक्त इस चीज को आजमाओ ताकि ये चीज लगातार जब आप करते रहे तो धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आने लग जाए। चौथा, इस बच्चे ने एक पॉइंट बताया कि मेरी जो वीकनेस थी, जैसे इसने कहा कि मुझे नंबर सिस्टम और टाइम एंड डिस्टेंस, ये 2 चैप्टर जितनी भी बार मैं देख लूंगा सवाल को तो मैं 100% उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे जाऊंगा ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इन चैप्टर में या इन क्वेश्चन में ज्यादा फंसता हूं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर किसी चैप्टर में आप कमजोर हैं तो बेटर है कि उसको स्किप करिए मॉक टेस्ट में या पेपर में और आगे बढ़ जाइए। और अगला पॉइंट जिस बच्चे ने बताया कि पेपर देते वक्त है ना आपको राउंड टेबल करना पड़ेगा। मतलब पहले राउंड में आपने 25 में से 10 सवाल कर दिए जो 1 लाइनर क्वेश्चन थे, जो जल्दी जल्दी साफ करते चले गए। अगले राउंड में फिर आपने 10-12 सवाल कर दिए और आखिरी में समय बचा है तो फिर उन सवालों को भी टैकल कर लिया जो थोड़े मुश्किल हैं। बहुत बार क्या होता है कि ऐसे सवाल भी आते हैं जो होते आसान है लेकिन कैलकुलेशन करते करते लास्ट तक पहुंचने में 1.5-2 मिनट लग जाते हैं। दिखता है कि सवाल आ रहा है लेकिन हमें यह भी पता है कि कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी है, तो हमें सवाल छोड़ने की आदत भी बनानी होगी, है ना। अदरवाइज क्या होगा कि आपको ये समझना होगा कि धीरे धीरे आप ये समझोगे कि आने वाले वक्त में अब सेक्शनल टाइम आने वाला है ना। मैथ आपको 15 ही मिनट मिलेंगे, तो 15 मिनट मिलेंगे तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि मुझे क्वेश्चन आता है तब भी मैं छोड़ू अगर वो क्वेश्चन लेंदी है इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन। तो ये कुछ पॉइंट है जो इस बच्चे ने सजेस्ट किया और जो मुझे भी लगता है आप सबको समझना चाहिए मैथ को मजबूत करने के लिए या मैथ में स्कोर बढ़ाने के लिए। अच्छा, आप आपकी पोस्ट पे आते हैं, आप लगभग 4 साल हो गए, 3-4 साल हो गए, 3.5 साल हो गए, 3.5 साल हो गए जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट पे काम करते हुए। अभी आपकी सैलरी कितनी ग्रोस? सर अभी तो गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहता हूँ मैं, तो एचआरए नहीं आता। हाँ, अगर एचआरए लगा ले तो? एचआरए लगा ले तो सर अराउंड 85 के आसपास। अराउंड 85 के आसपास। और एचआरए कितना % है आपका बेसिक का? अभी तो 30% है। अच्छा, चेन्नई वाला एक्स है सर। हाँ, ठीक ठीक, तो 30% ही है। अराउंड 85,000 सैलरी आने लग रही है। और सैलरी के अलावा आप लोगों को कुछ बेनिफिट अलग से मिलते हैं? सर एक बेनिफिट है, अगर आप इंटेलिजेंस में काम कर रहे हैं तो आपके लिए 20 लाख का रिवॉर्ड होता है पूरे करियर के लिए। अच्छा, जैसे आप बीजीजीआई में काम कर रहे हो, एंटी विजन में काम, डीआरआई में हो तो आपको वहां पे रिवॉर्ड्स मिलते हैं। अगर आपने कोई केस बुक किया, वहां से आपकी रिकवरी हो रही है टैक्स की, तो उस टैक्स का 10% आपको रिवॉर्ड के रूप में दिया जाता है। ओके। जितने भी टीम मेंबर्स होंगे आपके उस केस में, उसका 10% जो होगा उन टीम मेंबर से बीच में बांट दिया जाएगा। ठीक ठीक। पूरे करियर में आपको 20 लाख रुपए मिल सकते हैं, मैक्सिमम 20 लाख। अभी ऐसा सुनने में मुझे आया सीनियर ऑफिसर से कि उसको बढ़ा के 1 करोड़ करने की बात की जा रही है। नाइस। क्योंकि सर एक बार अगर आप डीआरआई डीजीजीआई में जाते हैं तो 20 लाख आपका 1 साल 1.5 साल में पूरा हो जाता है वो। अच्छा, उसके बाद फिर आपको सर्टिफिकेट ही मिलते रहते हैं। हाँ, फिर पैसा नहीं मिलते तो उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। और क्या क्या फैसिलिटी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से? सर गवर्नमेंट की तरफ से आपको जैसे गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिल गए रहने के लिए, एचआरए कट रहा है, लेकिन अच्छा अगर आपके एक सिटी में 10,000 रुपए में आपको जो 12,000 रुपए में आपको 3 BHK 2 BHK फ्लैट मिल जा रहे हो बाहर से, तो बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। एक सोसाइटी मिल जाती है आपको बढ़िया। ठीक है। दूसरी चीज है कि सर एक सोशल वैल्यू है ही। बिल्कुल। और जिसको यूनिफॉर्म पसंद हो उसके लिए तो फिर ये तो वो कहने वाली बात है कि सितारे आसमान में नहीं कंधों पे भी चमकते हैं। कंधों पे भी चमकते हैं। अच्छा, दूसरा एक चीज और मेडिकल फैसिलिटी होगी? मेडिकल फैसिलिटी सर सीजीएचएस होता है ना हमारा, वहां से पैसे रिइंबर्स हो जाते हैं सारे। ठीक है। और एलटीसी लेते हो कि नहीं लेते? सर अभी तक तो नहीं ली एक भी लेकिन मिलती है हमें हर साल। हर साल मिलती है। अच्छा, एक चीज मुझे और सजेस्ट करना कि जैसे आप लोग बनारस के रहने वाले हैं लगभग, तो चेन्नई में रह के फिर एडजस्टमेंट कैसे करते हो खाने पीने का? सर मैं थोड़ा सा पर्सनल व्यू पे बोलूं तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती। कम से कम देश में सांभर वड़ा सब पसंद आ गया? बहुत पसंद है। मैं देश में हूँ ना सर, देश के बाहर जाके मजदूरी तो नहीं कर रहा हूँ ना। जेन्युइन बात है। देश में काम कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे ऐसा कहते हैं कि चेन्नई दूर है, ये है। जिस तरीके का इस समय माहौल चल रहा है सर, जिस तरीके की बेरोजगारी चल रही है, बच्चे परेशान है, तैयारी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बच्चों को अगर टैक्स असिस्टेंट अंडमान निकोबार में भी मिलेगा ना तो कोई जाने से मना नहीं करेगा। बेरोजगारी चरम पे है, कोई मना नहीं करेगा सर। तो फिर जो चीज आपको खाना दे रही है, जो चीज आपके परिवार को सुख दे रही है, उसको उसकी रेस्पेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है और करना भी चाहिए। करना भी चाहिए। नाइस, बिल्कुल ठीक चीज है।
अच्छा, जो जीएसटी इंस्पेक्टर का आई कार्ड होता है जी सर। उसका कभी तुमने यूज किया मिसयूज? मिसयूज तो क्या, कहीं विदाउट हेलमेट पकड़े गए तो दिखा दिया। तो छोड़ देते? वो छोड़ देते सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो वहां पे बाइक वाइक ले रखी है क्या? हाँ सर, बाइक ले रखी है। अच्छा, मौसम कैसा रहता है वहाँ, हमेशा गर्म या? नहीं नहीं सर, मौसम आपको बताऊं तो ये अभी स्टार्ट हुआ है, अप्रैल से लेके अक्टूबर तक आपको दिन में थोड़ी सी गर्मी मिलेगी, और उतनी गर्मी आपको दिल्ली में भी मिलेगी, कोई चीज नहीं है उसमें। वहां पे थोड़ी सी ह्यूमिडिटी होती है, लेकिन अच्छी चीज ये है कि समुद्र के किनारे है तो शाम के बाद प्रॉपर ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, बढ़िया चलती है। और अक्टूबर से लेके मार्च तक का जो मौसम होता है वो प्रॉपर, उसमें आपको इसी चलाने की जरूरत नहीं होती है। अक्टूबर से मार्च तक? हाँ, वो प्रॉपर अपना एक पंखे में भी आप बढ़िया से गुजारा होता है, उतनी खास गर्मी नहीं होती। और खाने पीने की इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है? सर जो नॉन वेजिटेरियन है उसके लिए तो फिर सोने पे सुहागा है वहाँ पे। बाकी अगर आपको बनाना आता है तो आप खुद घर पे बना के खा सकते हो। लेकिन मैं एक चीज जरूर एडमिट करूंगा यहाँ पे कि जो साउथ इंडिया का खाना है ना, उससे प्योरेस्ट खाना कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, इतना नॉर्मल, इतना सिंपल खाना। उनके पास तो रूल है सर, आपको सुबह और शाम को ही इडली डोसा मिलेगा, दोपहर में नहीं मिलेगा। अच्छा, हाँ, सुबह 9 बजे तक ही आपको इडली और डोसा मिलेगा, क्योंकि वो ब्रेकफास्ट है उनका। रात में आपको इडली और डोसा डिनर है उनका, इसलिए वो रात में 7 बजे से लेकर 9 बजे तक ही मिलेगा। तो दोपहर में क्या रहता दोपहर में उनको मिलता, मील बोलते हैं सर वहाँ पे, चावल सांबर 3-4 तरीके की सब्जियां होती हैं, उसको मील बोलते हैं, सापड़ बोलते हैं उसको। है? हाँ, तो वो लोग खाते हैं। तो आप लोग भी खा लेते हो? हाँ, हम तो सर खुद बना लेते हैं, घर पे खाते हैं। अच्छा, जैसे Nice. बाहर रहते हैं तो बाहर खा लेते हैं। आप पिछले 1.5 महीने से तो मैं बाहर ही हूँ लगभग। अच्छा, पिछले 1.5 महीने से मैं 3-4 दिन घर पे सोया हूँ अभी तक। कारण? ये मंथ एंड चल रहा है ना सर, फाइनेंशियल चल रहा है, तो हम लगातार रेट्स पे सर्च पे जा रहे हैं, तो बाहर ही रहते हैं, तो बाहर ही। अच्छा, रेड के दौरान कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जो हमें बता सके, कोई फनी चीज या कोई बहुत ड्रामेटिक? यार फनी नहीं, बहुत सीरियस होगा। बता। सर एक इंटेलिजेंस हमने गैदर किया और हमारी टीम लगभग 15-16 लोग की टीम थी। हम गए और गांव में था, गांव में कंपनी थी वो, और हम वहां चले गए। एक लेडी थी, उसकी ओनर एमडी थी वो एक पॉलिटिशियन की बेटी थी। अच्छा, वहाँ का लोकल पॉलिटिशियन था। हाँ, तो हम ऐसे किसी एक इशू पे गए थे कि भाई आप यहाँ पे जीएसटी वेट कर रहे हो और हम इंस्पेक्शन सर्च पे आए हुए हैं, ऐसा वैसा। तो स्टार्टिंग में तो लोग थोड़े ठीक थे, लेकिन फिर उन्होंने थोड़े से अकड़ में आ गए कि ऐसा कुछ नहीं है, ये वो ऐसा वैसा। और धीरे धीरे देखते देखते ना कुछ तो 100 लोग जमा हो गए बाहर, अच्छा, कंपनी के बाहर, और गाँव के लोग। हाँ, अब पता नहीं क्या हुआ, अचानक से उनने पूरा डंडा वंडा सब स्टार्ट कर दिया, गाड़ियां पंचर कर दी, ये वो। हाँ। भाग अब संगम वाला वो हो गया? सर रेड वाला, जो रेड मूवी थी ना, जो देवन वाली, सेम हो गया था सर। अच्छा, सेम हाँ, गाड़ियां पंचर कर दी। हाँ। अब जो हमारे डिप्टी कमिश्नर थे उनको वो हमने बोला कि ऐसा ऐसा बात हो गया, फिर उन्होंने वहां के लोकल एसपी को फोन किया, अच्छा, वहां से पुलिस वाले आए। हाँ, तो उनकी बात नहीं सुन रहे, वो तो गांव वाले हैं। हाँ, अब हम किसी भी तरह एक ही गाड़ी में, जो भी गाड़ी मिल रहा है उसमें बैठ रहे हैं, जो हमारी गाड़ियां थी, गाड़ियां पंचर भी हैं, हाँ, गाड़ियां पंचर भी हैं। पंचर गाड़ी हाँ, और वो गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, कोई पीछे से, कोई आगे से, 4-5 लोग मिलकर ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं उसी में। हाँ, 1-1.5 किलोमीटर तक हम गाड़ी को पंचर पे लेके भागते रहे। अच्छा, फिर जब दूर निकल गए वहां से, फिर एक जगह फिर से एक वहां पे रेकी के लिए वहां रुके, फिर वहां से सब अपना प्लान करके फिर वापस हम घर आए। वहां तो बहुत ही बुरा हाल हो गया था उस दिन। मतलब जो एक्चुअल फिल्म में था वो एक्चुअल हुआ? हो गया था सर। और सर होता है एक्चुअली, आप अगर डीजीआई डीआरआई, जैसे डीआरआई में तो आपको प्रॉपर गन भी मिलती है। अच्छा, जीएसटी में इसलिए गन दी नहीं जाती क्योंकि सर हम अकाउंट वाला काम करने जा रहे हैं, हम कोई वहां से पैसा सीज करने नहीं जा रहे हैं, या कोई स्मगलर को पकड़ने नहीं जा रहे। पकड़ने नहीं जा रहे। लेकिन डीआरआई में क्या होता है कि वो लोग स्मगलर्स को पकड़ते हैं, तो वहां पे रिस्क रहता है, तो वहां पे तो गन भी दी जाती है। और आजकल बहुत जगह ऐसा होता है कि जब आप कोई रेड वेड मारने जा रहे होते हैं और वो ताकतवर बंदा है, तो वो अपनी तरफ से भी एक्सटर्नल प्रेशर रखता है सर ऑब्वियसली भीड़ भीड़ बुला के रखेगा, कुछ और करता है, करते रहते हैं। अच्छा, जीएसटी इंस्पेक्टर में हैरारकी क्या प्रमोशन के कितने कितने टाइम पे भी कितने जोन में हो रहा है प्रमोशन? सर चेन्नई जोन में मैंने आपको बताया 5 से 6 साल लगते हैं सुप्रीम बनने। ST/SC कैटेगरी से हैं तो 2 साल बन जाते अच्छा, SC ST के 2 ही साल में? हैं, 2 साल बन जाते हैं वो। अच्छा, जनरल, हम जनरल की बात और करते ओबीसी की बात करें तो 5 से 6 साल जाता है। अभी कैडर स्ट्रक्चर भी होने वाला है, तो हो सकता है और जल्दी होने लगे। अच्छा, तो उसके बाद आप बनते हैं सुपरिटेंडेंट। हाँ, सुपरिटेंडेंट में सर आप कम से कम 10 से 12 साल की नौकरी होगी आपकी। अच्छा, मिनिमम सुपरिटेंडेंट। जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी से। फिर आप बनते हैं असिस्टेंट कमिश्नर। वो IRS कैडर आ गया। अब IRS कैडर मिल जाता है आपको। हम्म, तो असिस्टेंट कमिश्नर बनने के बाद सबसे पहले आपकी ऑल इंडिया पोस्टिंग ओपन हो जाती है। फिर आपका प्रमोशन उसी हिसाब से होने लगता है जैसे कि IRS लोगों का होता है हर 5 साल पे। तो अगर आप 20-21 साल में जीएसटी इंस्पेक्टर ज्वाइन करते हो तो मुझे लगता है कि आप आराम से एडिशनल कमिश्नर तक जा सकते हो। एडिशनल कमिश्नर था। हम्म। नाइस। कोई ऐसा केस है जो आपको सुनने में आया कि यार वो जीएसटी इंस्पेक्टर बना था और आज वो ज्वाइंट कमिश्नर तक चला गया?
सर अभी ऐसा तो कुछ सुनाई नहीं दिया मुझे, क्योंकि अभी तो 3 साल ही हुए, उतने सीनियर से हम मिले नहीं है, अभी तो ऑफिस में काम करते हैं। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ एक सिपाही ने ज्वाइन किया था 94 में, अच्छा। सिपाही, हम्म। और इस समय वो सुपरिटेंडेंट है। अच्छा। अभी उसके 3 साल की नौकरी बाकी है। हम्म। उस सिपाही से हवलदार बना होगा, हवलदार से हेड हवलदार बना होगा, फिर टीए बना होगा, फिर सीनियर टीए बना होगा, फिर इंस्पेक्टर बनाया, अभी वो सुपरिटेंडेंट है। अभी भी उसके 2-2.5 साल 3 साल की नौकरी बची हुई है। हाँ, तो एक प्रमोशन और टांग देगा। वही है कि अर्ली टाइम पे जिसने ज्वाइन कर लिया उसके मजे हैं। अच्छा, आप बहुत सारे बच्चों को ऑनलाइन तैयारी के बारे में भी आप सजेशन देते रहते हैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू। क्या नाम आपके यूट्यूब सर चैनल? इंस्टाग्राम पे करता हूँ। अच्छा, Insta पे। हाँ सर। इंस्पेक्टर किशन, डिपार्टमेंट ऑब्जेक्शन नहीं करता, बट वो तो गाइडेंस के है। लिए सर वो लगभग मेरे Commercial नहीं करते। फॉलोअर्स भी उस पे, हाँ। तो मैंने उसके लिए भी वो दे रखा है उनको इंटीमेशन कि भाई मैं बच्चों को गाइड करता हूँ, इसमें कुछ मेरा पर्सनल गेन नहीं है। तो बच्चों की एक बहुत बड़ी समस्या आती होगी आपको भी कि कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती, तो आप कुछ सजेस्ट करना चाहोगे सर, उसमें? मैं जो ये कहता है कि कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है, मैं बहुत ओपन बोलूंगा सर। जो ये कहता है कि मैं पढ़ने में मन नहीं लग रहा, जो ये कहता है कि मेरे पास ये परेशानी है वो परेशानी है, तो सर फिर वो करना ही नहीं चाहता, वो तैयारी करना ही नहीं चाहता। अगर आपको करना है ना सर, तो आपके दिमाग में वो बात हर एक टाइम घूमती होनी चाहिए। आपके अंदर एक बार जो चिंगारी लगी है ना, जब तक आप उसको आग नहीं बनाओगे ना, ज्वालामुखी नहीं बनाओगे ना, बहुत मुश्किल है सर। बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं अब तो सबके, हाँ सबके पास एक ही चीज है, सब आपसे पढ़ रहे हैं। कोई निकल रहा है, कोई नहीं निकल रहा है। सर कुछ तो बात होगी ना निकलने वाले में। उसके दिमाग में हर एक टाइम में चल रहा है कि मुझे ये क्यों करना है, और इसका जवाब आपके पास हमेशा होना चाहिए। अगर आप आज खुद से पूछो, भी देख रहे हो, खुद से पूछो कि मैं क्यों तैयारी कर रहा हूँ, इंस्टेंटली अगर जवाब नहीं आ रहा है ना, तो आपका गोल क्लियर नहीं है कि आप क्यों करना चाहते हैं। और एक बार गोल क्लियर है कि हाँ मुझे क्यों करना है, फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता सर। फिर कंसिस्टेंसी, एक्सक्यूजेस बीच में आते ही नहीं है। जेन्युइन पॉइंट है। और जिस हिसाब से बेरोजगारी दर बढ़ रही है, और आज के समय में अब हालात ये हो गया है कि लोगों के पास प्राइवेट जॉब में उतना विश्वास भी नहीं बचा है, और उतना लोगों के पास ऑप्शन भी नहीं है, उतना आर्थिक धन भी नहीं है। तो आज के टाइम में हर बच्चा सरकारी नौकरी की तरफ जा रहा है, और कंपटीशन बढ़ रहा है, और आगे भी इसी तरह बढ़ता रहेगा। लेकिन ये भी तय है कि जो बच्चा तरीके से 1 साल मेहनत कर लेता है, उसका पहले भी होता था, आज भी होगा और आगे भी होता रहेगा। ठीक है सर, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। अभी मैंने सीजीएल का पेपर में हर साल देता हूँ। मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करता हूँ क्योंकि ताकि सीट खराब ना हो। सर आप गेस करेंगे मेरा कितना स्कोर आया सीजीएल मेंस में? पता नहीं। तो 332 मार्क्स हैं मेरे। ओके। और मुझे तैयारी छोड़े हुए 5 साल हो चुके हैं। उस 8 महीने की जो तैयारी मैंने की थी ना अपने लाइफ में, वो आज तक चल रही है मेरे साथ। तो ये काम आपको एक बार करना ही पड़ेगा, चाहे आप 21 की उम्र में कर लो, चाहे आप 25 की उम्र में करो, चाहे आप 28 की उम्र में करो। 28 में करोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, 25 में करोगे थोड़ा सा टाइम कम लगेगा, 21 में लगोगे तुम बिल्कुल फ्रेश हो, जल्दी से जल्दी निकल जाओगे। एक बार डट के तैयारी करनी ही पड़ेगी, सब कुछ छोड़ के, जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही, परेशान कर रही। नहीं तो आप ऐसे सोचो कि आज थोड़ा कर लेता हूँ, कल थोड़ा कर लेता हूँ, तो फिर वही पंचवर्षीय योजना बन जाती है सर। लास्ट में फिर कहते हैं चलो कोई बात नहीं हो पा रहा है, एक्सक्यूज दे दिए कि यहाँ दिक्कत था, वहाँ दिक्कत था, ऐसा था वैसा था। और वो एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहां से बैक भी अगर आप करते हैं तो आपके पास बहुत कुछ ऑप्शन नहीं बचते। ऑप्शन नहीं होते सर। बेटर है कि मन करके, कम ही टाइम दीजिए लेकिन वो मन करके करिए उस काम में, तो फिर करेगा। अच्छा, आपने अपनी तैयारी के टाइम पे कितने मॉक टेस्ट लगाए होंगे? सर लगभग 500-600 मॉक टेस्ट लगाए होंगे मैंने। मेरा नियम था सर, वो बस सुबह उठ के 6 बजे मैं सीधे मॉक टेस्ट ही लगाता था। जब रीजनिंग के 4 क्वेश्चन निकल जाते थे तब मेरी नींद खुलती थी, हाँ भाई पेपर दे रहा हूँ मैं। और मॉक टेस्ट में एवरेज स्कोर क्या रहता था इनिशियल स्टेज पे? सर सबसे पहला मॉक टेस्ट में तो मेरा 33 नंबर आया था। अच्छा। और 100 क्रॉस करने में मुझे 3 महीने लग गया था लगभग। तो उस मॉक टेस्ट को देते देते कौन कौन सी चीजें आपको समझ में आई कि ये चीजें करने से मॉक में स्कोर बढ़ेगा? वही बात सर, स्किपिंग। सबसे पहला स्किपिंग था कि भाई हाँ इस क्वेश्चन को अभी नहीं करूंगा, बाद में कर लूंगा। दूसरी चीज ये थी कि सर सबसे पहले आपको ये देखना होता, सर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, स्पेशली अगर आप सच में लाइव एग्जाम दे रहे हो तो, जो आपका रिजल्ट डिसाइड करेगा। वहां पे कॉन्फिडेंस सबसे पहले मेरे हिसाब से मुझे कैसे आता था सर, कि मुझे बिलीव था कि मैं इंग्लिश और जीके कर लूंगा तुरंत। अच्छा। 10 मिनट के अंदर अंदर मैं इन दोनों को निकाल दूंगा। जीके में मैं फिक्स रखता था अपने दिमाग को कि भाई ठीक है 25 में से अगर मुझे 10 भी आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार सारा पढ़ लूंगा। 10 भी आ गए, 12 भी आ गए, कोई बात नहीं है। अगर कम भी आ रहे हैं तो सोचना नहीं है कि कम नंबर है, लेकिन एक दिमाग से टेंशन खत्म हो जाता कि मेरे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब सिर्फ 50 बचे हुए हैं, मुझे करने के लिए 40 मिनट बचा हुआ है। तो मैं सबसे पहले इंग्लिश पे टूटता था। अच्छा, इंग्लिश अच्छी थी इस वजह से? हाँ, इंग्लिश पे सबसे पहले टूटा था।
अच्छा तो सबसे मैथ्स था, अच्छा। इसीलिए मैं उसको प्रॉपर आधे घंटे का टाइम बचा के रखा था कि सब कुछ करूंगा इसमें। मेरा एम होता था कि पहले आधे घंटे में इंग्लिश, रीजनिंग और जीके ये तीनों खत्म कर देना है। नाइस। तो इस तरीके के प्लान्स आपको खुद भी बनाने पड़ेंगे अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से, अपने सब्जेक्ट के नॉलेज के हिसाब से। जेन्युइन। अच्छा, कोई बच्चा अगर आज के समय में हम कहें कि वो मतलब नया बच्चा है इनिशियल स्टेज पे और अब वो तैयारी करना स्टार्ट कर रहा है, तो सीजीएल कम टाइम में क्रैक हो जाए उसके लिए कौन कौन सी चीजें आपको उसको बतानी चाहिए, कौन कौन सी चीजों से ध्यान रखनी चाहिए? सर सबसे पहले तो जो उसके अंदर जो संकल्प उसने लिया है उसको बहुत दृढ़ बनाना पड़ेगा। कैसे? बहुत रूदलेस डिटर्मिनेशन आपको चाहिए आपके पास कि हाँ मुझे क्यों करना है। सर सारा जवाब क्यों का ही होता है। अगर आपके पास उसका सॉलिड जवाब है कि क्यों करना है तो आप 8 से 10 महीने में भी सीजीएल क्रैक कर सकते हो। बेसिक्स ठीक है तो आप 6 महीने में भी कर सकते हो। डिसाइड ये करना होगा कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सर। अगर आपको ये पता हो कि क्या नहीं पढ़ना है आपको, तो आपका सिलेक्शन आधा वही हो चुका है। आधा वही हो चुका। दूसरी चीज, कभी बीच वाले लोग से, इन द सेंस जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उनसे कोई गाइडेंस ना लो। जेन्युइन पॉइंट। जो सेलेक्ट हो चुका है वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या करना है, जो 5 साल से सेलेक्ट नहीं हुआ है वो बताएगा कि क्या नहीं करना, क्या नहीं करना है। तो इस चीज को बहुत ध्यान रखना है। 75 चीजें नहीं देखनी कि हाँ वो भी बोल रहे हैं तो वो भी कर लेता हूँ, वो बोल रहे हैं तो वो भी कर लेता हूँ। अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो भाई, तुम चुपचाप प्रीवियस ईयर के ऊपर फोकस करो 6-8 महीने। 80% सवाल वही से आ जाएंगे तुम्हारे। 20% जो तुम्हारी मेहनत तुमने की हुई है उसमें से 20% में तुम 10% आराम से कर सकते हो। जेन्युइन पॉइंट है। और दूसरी चीज ये कि आप कुछ भी सुनते हैं, जैसे हम भी कुछ कह रहे हैं, तो आपको बहुत तार्किक रूप से उस चीज को समझना पड़ेगा और फिर अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि आपको बहुत ज्यादा मतलब हार्ड होना पड़ेगा अपनी चीज के ऊपर कि मुझे ये चीज चाहिए और मैं 1 साल के लिए मतलब पूरी तरीके से इसमें जान झोंक दूंगा और इसके अलावा मैं कोई दूसरा ऑप्शन इधर उधर नहीं भटकूंगा, है ना। आप बहुत सारे बच्चों के साथ ये इश्यू होता है कि यार ये नहीं होगा तो चल वहां देख लेंगे, वो नहीं होगा तो वहां देख लेंगे। नहीं, आप 6 महीने 1 साल लगा के तैयारी करिए। उसके बाद जब आपसे कुछ ना बन पाए या उस साल भर की तैयारी में आपको रिजल्ट ना मिल पाए जो आप चाह रहे हैं, फिर आप देखिए कुछ भी उसको। दूसरा ये है कि जो इस बच्चे ने कहा कि बहुत लोगों का ज्ञान मत लीजिए, है ना, वो भी अपने आप में बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि आज के टाइम में ओवर इंफॉर्मेशन सबसे घातक चीज हो रखी है और सबसे बड़ा हथियार है ओवर इंफॉर्मेशन का। जरूरत आपको 1% की है, लेकिन आप इंफॉर्मेशन बहुत इकट्ठी करने लग रहे हैं। जैसे मैं अभी खुद के लिए बता रहा हूं, मैं यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था हेल्थ से रिलेटेड कि भाई विटामिन डी को कि हमें गोली सप्लीमेंट लेनी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो उस पर मैंने 5-6 डॉक्टरों की वीडियो देखी और उसके बाद बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर थे जो डॉक्टर भी नहीं थे लेकिन इन्फ्लुएंसर थे। उन उल्लू के पट्टों ने ना पूरी राम कहानी उल्टी घुमा के रखी हुई है और बड़ी इत्तेफाक की बात है कि व्यूज उनके सबसे ज्यादा है, लाइक उनके सबसे ज्यादा है, जबकि वो साइंटिफिक बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको ये तार्किक रूप से समझना है कि हर किसी का दिया हुआ ज्ञान सही नहीं है, है ना। बहुत कम चीजें सेलेक्ट करिए। तभी तो हम जब ऑफलाइन में पढ़ाते थे तो कहते थे यार डेमो आप बेशक सारी जगह लो, लेकिन एक बार डिसाइड करके फिर किसी एक जगह बैठो, फिर नहीं भटकना कहीं पे भी, क्योंकि एक जगह विश्वास करोगे तो वहीं से सारा सिलेक्शन निकल के आएगा। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं आपको कि हमारा कोचिंग सेंटर है कैरिबल, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप एक बार कहीं पे भी है ना, ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा आपका दिल करे, 5-6 महीने की कोचिंग जरूर ले लीजिए। उसका एक फायदा होता है क्या कि जो इन्फॉर्मेशन आपको अलग अलग सोर्सेज से बहुत दिनों में इकट्ठी करेंगे ना, वो आपको एक सिस्टमेटिक वे में मिल जाएगी और उससे वो टाइम ड्यूरेशन घट जाएगा। तो ये कुछ तरीके हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। अच्छा, इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए जो गांव देहात का बच्चा है उसको क्या स्टेप उठाने चाहिए? वेब सीरीज देखें? मैं कुछ बताऊंगा जो मैंने किया अपने लाइफ में सर। सबसे पहली बात तो प्रीवियस ईयर की बात है। जो 10,000 क्वेश्चन आपके पास है ना प्रीवियस ईयर के, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अच्छा, ये तय है सर। अगर वो आता है तो हर एक बच्चे के लिए नया है, सिर्फ आपके लिए नया नहीं है। और आपको 100% नंबर नहीं लाने, 100% नंबर लाने नहीं है। हाँ। दूसरी चीज सर कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका लिटरेचर पार्ट होगा इंग्लिश में, उतना अच्छा आपका स्कोर आना है। हमेशा से मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि मैंने आपको कहा कि आप हिंदी भाषी हैं, अगर आपको हिंदी सब कुछ अच्छे से आती है, और मैं कहता हूँ कि सीता एक लड़की है, और मैं आपसे फेक सेंटेंस बोल दूं कि सीता आम खाता है, इसमें एरर बताओ कहाँ है, तो कितने सेकंड में बता दोगे कि भाई सीता एक लड़की है तो खाता नहीं खाती है? कैसे बता दिया? क्योंकि आपको लैंग्वेज की परख है। इंग्लिश भी आपके लिए लैंग्वेज ही है। वहां आपको जाके इंग्लिश का एग्जाम नहीं देना है। पेपर में इंग्लिश का एग्जाम इसलिए लिया जा रहा है ताकि आप
जब आगे ऑफिस में जब आपको लेटर ड्राफ्ट करना हो, एचसीएम बनाने हो, कुछ चीजें करनी हो, तो वहाँ पे काम इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है। तो आप इंग्लिश को अच्छे से समझ पाओ, ट्रांसलेट कर पाओ, वो चीज आपको कहाँ से आती है? लिटरेचर पार्ट से आती है। जितनी ज्यादा आप रीडिंग करेंगे, जितनी ज्यादा आपके पास कॉम्प्रहेंशन स्ट्रांग होगा, जितना आपका वोकैबुलरी स्ट्रांग होगा, आप उतना अच्छा स्कोर करोगे। जी ना। तो बिल्कुल रीडिंग करिए। अगर आप मूवीज देखते हैं तो वेब सीरीज को देखिए। वेब सीरीज देखने से ज्यादा जो नीचे सबटाइटल्स आते हैं उनको पढ़ के उस सीन से कोलैबोरेट करने की कोशिश करिए कि सीन में क्या चल रहा है और लिखा हुआ क्या है। उससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है उससे। अच्छा, और ये बिल्कुल ठीक भी कह रहा है कि जब आप उस चीज को कई बार देखते रहेंगे ना, मतलब इंग्लिश मूवी अगर आप हैबिट डालना स्टार्ट करेंगे देखने की, तो धीरे धीरे आपको समझ में आना है। उसी को अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। हाँ, जैसे मैंने अपनी लाइफ में ये देखा कि मैं आज से 2015-16 की बात बता रहा हूँ, तो उस समय एक मूवी आई थी पंजाबी में, सरदार जी दलजी दोसांझ की। अच्छा। तो उस समय तक मैं पंजाबी मूवी नहीं देखता था। तो फर्स्ट टाइम मैं देखने कुछ और गया, लेकिन वाइफ के साथ कोई शो था ही नहीं, टिकट थी नहीं, तो मैंने वो देख ली मूवी। तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन उसके बाद मैंने धीरे से फिर से एक और पंजाबी मूवी देखी, तो थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आने लगा। फिर तीसरी देखी, फिर मुझे थोड़ा और समझ में आने लगा। अब हालात ये है कि मैं बॉलीवुड मूवी कम देखता हूँ, पंजाबी मूवी ज्यादा देखता हूँ, क्योंकि मुझे सब समझ में आता है और सारी चीजें सेंस देती हैं। तो जब आप किसी चीज पे लगातार काम कर रहे हो ना, 4-5 मूवी देख लेते हो, तो आपको फ्रीक्वेंसी पकड़नी स्टार्ट हो जाती है ना। मैं पंजाबी शब्दों को समझना स्टार्ट करते हो, और यहाँ बोलना थोड़ी, यहाँ समझना ही जाएंगे इस लैंग्वेज को, बिल्कुल है ना। तो कोई इशू नहीं है, स्टार्टिंग में ना आए, लेकिन करते रहो। अच्छा, आपकी तरफ से कोई बेस्ट मूवी आप बताना चाहें या वेब सीरीज बताना? वैसे तो कोई मोटिवेशनल मूवी मैं ज्यादा देखता नहीं हूँ सर। मेरा जो जॉनर है वो थोड़ा सा अलग है, साइंटिफिक और साईफाई और सुपरस्टिशन वाला। तो अभी मैं गेम ऑफ थ्रोन्स 4थी बार देखना स्टार्ट किया हूँ। अच्छा। तो देख सकते हैं, अच्छा है। गेम ऑफ थ्रोन्स, अच्छा, हॉलीवुड मूवी है या वेब सीरीज है सर? अच्छा किशन, एक चीज बताना, जिस उम्र में तुम लोग हो, जी सर, इस उम्र में एक चीज बहुत घातक होती है, डर लग रहा मुझे। और वो घातक होती है कि अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन। बिल्कुल, है ना। और वो अट्रैक्शन 90% बच्चों में डिस्ट्रक्शन बनता है, मतलब आपको एक गलत डायरेक्शन में लेके चला जाता है। तो हम भी जब अपने दौर में थे तो हम भी इसी तरह से उलझे होंगे या उलझे थे, लेकिन उस समय चैलेंज कुछ और थे और आज के टाइम में चैलेंज कुछ और है। तो आप कुछ सजेस्ट करना चाहोगे नए बच्चों को इस चीज के ऊपर? सर मैं यहाँ पे डिनाई नहीं करूंगा कि अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हो सकता है, तो नॉर्मल हार्मोन्स हैं वो। लेकिन और आजकल जो खाना खा रहे हो उसमें तो रोज अट्रैक्शन होता है। लेकिन वही बात ये है सर कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपका जो अगला स्टेप है क्या आपको अपने लक्ष्य के पास ले जा रहा है या आपको उससे दूर ले जा रहा है। अगर लक्ष्य के पास ले जा रहा है और वो जो अपोजिट सेक्स है आपका उसमें साथ दे रहा है, तो फिर उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता ना सर। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अगर मैं इस वाले लाइफ स्टाइल पे जा रहा हूँ, इधर मैं अपने टाइम को स्पेंड कर रहा हूँ, लेकिन जो यहाँ पे जो चीज है, जो मेरी दूरी है लक्ष्य से, वो बढ़ती जा रही है, तो फिर वो आपके लिए घातक है। और कई बार क्या होता है, कुछ लोगों में एक दिक्कत ये भी होती है कि वो हटना नहीं जानते किसी चीज से, जुड़ना तो जानते हैं, लेकिन वो राइट टाइम पे एग्जिट करना नहीं जानते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, है ना। अगर आप नहीं एग्जिट करोगे, आप फंसे रहोगे, तो आप हमेशा फंसे रहोगे, और वो लाइफ लॉन्ग फिर आपको बहुत दिक्कत देती है। अच्छा, अगर कोई बच्चा, अब मान लीजिए बहुत दिनों की तैयारी कर रहा है, पिछले 6 से 8 महीने से तैयारी करने लग रहा है, और अब उसका एग्जाम का टाइम आ रहा है, तो उसको बेचारे को ना बहुत घबराहट होती है ना, बहुत परेशान भी होता रहता है, होगा नहीं होगा। जैसा आपने कहा कि आपकी मम्मी ने कह दिया था कि तेरी तरफ से तेरी मम्मी मर गई, अब तू समझ छोड़। आपके पापा ने कहा कि ठीक है भाई, इस साल तेरे से होता है तो ठीक है, नहीं तो आ जा, यही केरोसिन की दुकान पे तू भी तेल बेच, मैं भी बेच रहा हूँ। तो ऐसे दबाव होते हैं, बिल्कुल होते हैं सर। तो ऐसे टाइम पे आप बच्चे को क्या सजेस्ट करोगे? सर सेल्फ बिलीव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत यूज होता है सर। अगर आप किसी चीज को बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, पॉजिटिव व्यू से, पॉजिटिव वाइब से, तो वो चीज आपके पास जरूर आती है। अच्छा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ सर। जैसे एक एग्जांपल देके बता। सर यही एग्जांपल एक्सरसाइज का। अच्छा। मेरे स्कोर थे, मेरा रैंक था सर 1600 के आसपास, और मुझे लगता था कि मुझे ऑडिटर मिलेगा। मुझे लगता था कि ऑडिटर ही मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे था मैं एक्साइज के लिए। एक्साइज के साथ 1000 के आसपास कुछ पोस्ट थी, जनरल में तो और भी कम थी, तो मुझे लगा था कि नहीं मिल पाएगा ट्रेंड के हिसाब से। लेकिन मुझसे जो भी पूछता था क्या मिलने वाला, मतलब मुझे एक्साइज मिलेगा भाई। पूरे 2019-20 के एग्जाम के बाद मैं लगभग 2 साल तक जो भी मुझसे ये पूछा है कि तुम्हें क्या पोस्ट मिल जाएगी, मैंने उसको एक्साइज ही बताया है। लेकिन अंदर अंदर मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे ऑडिटर मिलेगा।
लेकिन जब रिजल्ट आया, जब मैंने अपना नाम देखा, उसमें B21 नहीं B26 B16 या B22 ऐसे ही कुछ पोस्ट का कोड था। बस मैं कहा बस मिल गया। नहीं, ये चीज अच्छी भी है। आप अगर लगातार किसी चीज को बोलते रहेंगे ना तो वो होती भी है। और मैं तो खुद अपनी लाइफ में आजमाता हूँ, मुझे अगर कोई काम करना है, मेरा मान लीजिए 2 साल बाद का कोई टारगेट है, तो मैं उसे अभी से बोलना शुरू कर देता हूँ अपने यार दोस्तों के बीच में। तो उससे फायदा सबसे बड़ा क्या मिलता है, वैसे लोग कहते हैं कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मतलब मैंने ये प्रैक्टिकली अपने साथ अनुभव किया, बोलो। क्योंकि जो आप बोलोगे ना कहीं वो वाइब्रेशन सेट होती रहती है। जैसे मान लीजिए अगर आपका सपना है जीएसटी इंस्पेक्टर बनना, और मेरा एक भाई था कुलदीप यादव करके ना, तो मतलब मेरा कजिन था, तो वो दिल्ली पुलिस में इस समय इंस्पेक्टर है। तो जब 2010-11 के आसपास जब मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पढ़ाने की तैयारी की थी, पैरामाउंट में कोचिंग कर रहा था, तो तब तक उसका सिलेक्शन हो चुका था। तो मैंने कहा यार कंपटीशन पढ़ाना अलग चीज है, तो दिखा तेरे नोट्स दिखा, और मैं देखना चाह रहा हूँ कि भाई कैसे क्या पढ़ते हैं, तो फिर मैं उसी हिसाब से पढ़ा लूंगा, क्योंकि हम स्कूल में पढ़ाते ही थे सरकारी। तो उसका जो फ्लेवर था ना, वो जैसे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पुलिस चोर के सवाल है, तो हर एक सवाल में जैसे रहता था भाई पुलिस इतनी देर में ये स्पीड पकड़ती है इतना इतना, तो हर एक सवाल में कि पुलिस ने चोर को 12 सेकंड में पकड़ लिया, साला भाग के कहाँ जाएगा, कभी ना कभी तो पुलिस के हाथ में आएगा। मतलब हर सवाल में ये नया डायलॉग उसके लिखा रहता था। तो मैं समझता था कि यार ये जी रहा है, बेसिकली पढ़ नहीं रहा, ये जी रहा है इसके अंदर। और वो बहुत मतलब कमजोर था पढ़ाई में, लेकिन वो निकाल गया, पहले अटेम्प्ट में दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर निकाल गया। तो इस वजह से निकाल गया कि वो उसके अंदर बहुत डीपली जा चुका था, हर सवाल में उसी चीज को फील करना, यानी वो हर सेकंड अपने आप को है ना वो सब इंस्पेक्टर फील करता था। और कई बार ये बहुत जरूरी होता है उस वाइब्रेशन को सेट करने के लिए। वैसे ही मैं पता नहीं आज मतलब पढ़ रहा था एक किताब में, अभी मैं खुद अजमा के देखूंगा फिर बताऊंगा। उसमें कहते हैं कि अगर आप 20 दिन लगातार किसी चीज को आप सोचने लग जाते हैं ना, लगातार सोचते रहते हो, बहुत डीपली सोचने लग जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, मान लीजिए मैं आपके बारे में सोचने लग रहा हूं और मैं 20 दिन लगातार आपके बारे में सोचता चला जा रहा हूं, बहुत डीपली सोचता चला जा रहा हूं। तो उन्होंने बताया कि ये तय है कि 21वें दिन आप भी मेरे बारे में सोचेंगे। बिल्कुल सर, टेलीपैथी वो है। हाँ, जिसे टेलीपैथी कहते हैं। तो अगर आप 20 दिन लगातार अपने मन में बहुत डेडिकेटेड होकर उसके लिए काम कर रहे हैं कि मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, जीएसटी इंस्पेक्टर बनना, काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो पोस्ट भी आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देती है। तो वो जो आपने वर्ड किया था ना कि बहुत मन करके लगना पड़ेगा उस पोस्ट पे, तो बात बनती है। अच्छा, एक बात था ना कि वर्दी, क्योंकि तेरे पे वर्दी बहुत अच्छी लग रही है, बड़ा गजब पर्सनैलिटी लग रही है। बहुत कम लोगों पे वर्दी बहुत अच्छी लगती है, वरना बहुत बच्चे आते हैं वर्दी पहन के, कोई डोले वोले बना के रखता है, कोई कुछ, लेकिन आपका शरीर बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन पे है। ये वर्दी पहन के कभी किसी रिश्तेदार की शादी वादी में गया है? नहीं सर, एक बहुत ज्यादा इमोशनल मोमेंट था हमारे लिए जब मैं पहली बार यूनिफॉर्म पहन के घर गया था और माता जी ने मुझे देखा था यूनिफॉर्म में। तो उनका जो रिएक्शन आया था वो इतना ज्यादा वायरल हुआ यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कि बड़े बड़े सीनियर IPS IAS ऑफिसर्स अपने ट्विटर हैंडल पे उसको शेयर किया था, और वो बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। उस पे लगभग सर 24 मिलियन के आसपास व्यूज गए हुए हैं। मुझे भी शेयर करियो, टैग करियो आज वीडियो। आज इसके वाली वीडियो हमारे साथ टैग करना, हम भी तो देखें। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि मतलब आपने अपने घर पे बोला हो कि जी मैं तो ग्रुप स्टडी करने जा रहा हूँ, और फिर पार्टी वार्टी करने निकल गए, कुछ ऐसा हुआ? कभी नहीं सर, हमेशा ही ऐसा हुआ। जब अपने कॉलेज स्कूल टाइम में थे, बहुत पार्टी करते थे ग्रुप स्टडी के नाम पे। कभी पकड़े भी गए? नहीं सर, पकड़े नहीं गए, कभी पकड़े नहीं गए, बच गए हमेशा। अच्छा, गर्लफ्रेंड पहली बार कब बनाई थी? इसमें लिखा नहीं है लेकिन मैं पूछ रहा हूँ। नहीं सर, कभी नहीं बनाई सर। आज तक नहीं बनी? अब धिक्कार है फिर ऐसी पर्सनालिटी का, तुझे तो बच्चों को मोटिवेट कर रहा, तेरा टाइम आ गया खुद मोटिवेट होने का। कभी ऐसा हुआ कि दोस्तों से पैसे उधार लिए और वापस ना किए? सर ये पहले होता था, लेकिन अब उल्टा हो गया है, मेरे पैसे जा चुके हैं, वापस नहीं आ रहे हैं। अब मैं दे चुका हूँ, वापस नहीं मिल रहे हैं। कभी ऐसा हुआ कि बस की छत पे कभी सफर किया हो? हाँ सर, बहुत बार ट्रैवल किया है बस की छत पे चढ़ के। अब वापसी वर्दी में जाए उसी सफर में तो मजा आएगा। मजा आएगा सर, वो मोमेंट अलग ही होगा जब मैं वर्दी में जाऊंगा छत पे बैठे। नाइस, मजा आएगा। स्कूटी पे 4 लोग बैठे हो कभी? सर कभी नहीं, हमेशा ही, क्योंकि हमारे पास एक ही स्कूटी थी और हम 4 लोग होते थे। और जब कहीं दूर मामू दिख जाते थे तो 2 लोग उतर जाते थे, 2 लोग स्कूटी लेके जाते थे, आगे जाके हम फिर बैठते थे। अब मामू दुबी बन गया है, वर्दी तुमने भी पहन ली है। तो ऐसा होता था। बिना टिकट ट्रेन में घुसे हो? सर हमेशा ही बिना टिकट ट्रैवल किए हैं। सर मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी लाइफ बहुत ही अलग थी बचपन से। हमेशा घर से दूर। सिलेक्शन के बाद तो कभी नहीं बैठा सर। एक बार ऐसा हुआ था, ऑफिशियल ड्यूटी पे था मैं और कहीं जाना था इमरजेंसी में, तो ट्रेन में गया, टिकट नहीं था, तो टीटी ने पूछा, तो फिर वही आई कार्ड दिखा के
अब तो आई कार्ड पे मेरे इंटेलिजेंस ऑफिसर लिखा होता है, तो उसको दे के बैठ के चले गए थे। अच्छा, तौर पे जीएसटी इंस्पेक्टर नहीं लिखा रहता? नहीं, अभी मैं DGGI में हूँ ना सर, अभी मैं इंटेलिजेंस से काम कर रहा हूँ। अच्छा, कभी बिना बुलाए शादी में गया किसी के? सर एक बार नहीं सर, हर बार जाते थे। आपको एक बात बताता हूँ, जब हम कॉलेज में थे तो हम 4 दोस्त एक साथ रहते थे और हम ट्यूशन पढ़ाते थे, तो अलग अलग डायरेक्शंस में जाते थे। हमारा सबका यही काम होता था कि घर वापसी समय जिसको भी दिख जाए कि किस मैरिज हॉल में पार्टी हो रही है, कहाँ पे चल रहा है पार्टी, तो वो डिसाइड करके आता था और हम वहाँ रात में खाना खाने के लिए जाते थे। सर बहुत बार गया हूँ, क्या बोलूं। स्टूडेंट लाइफ में या स्टूडेंट लाइफ में सर। चलिए मेरे बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आज इस सारी बातचीत से आप बहुत कुछ समझे होंगे और आप अपनी मंजिल में अगर किसी रास्ते पे कहीं अटक रहे होंगे तो आज की बातचीत से आपको उस रास्ते में थोड़ी सी और विजन क्लियर हुआ होगा और आप अपने जीवन को कुछ और अच्छी दिशा में आगे लेके बढ़ेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। किशन भाई, आपका भी स्वागत और धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।